पहले 5,000 या 10,000 लोगों को 500 रुपए का डिस्काउंट दे सकती है? दे देगी? अरे 1,000 करोड़ रुपया माफ हो रहा भाई, 500 रुपया मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। अब उसने सबको माफ कर दिए 500 रुपए। लो, पब्लिक को क्या लग रहा है कि वहां से हमको सस्ता मिल रहा है। पब्लिक को यह नहीं पता कि जो तुमसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, जो तुमसे टोल लिया जा रहा है ज्यादा, जो तुमसे हर मतलब पेट्रोल डीजल पे टैक्स लिया जा रहा है, जो जूते पर, रोटी पर, पराठे पर, चाय पर टैक्स लिया जा रहा है, नमक पर भी टैक्स लिया जा रहा है, वो टैक्स असल में उस कंपनी को दिया जा रहा है। तो तुम्हें जो चीज सस्ती पड़ रही है असल में वो ज्यादा महंगी पड़ रही है। ये उस व्यक्ति को नहीं पता है। समझ गए बात? आप ऑनलाइन खरीदने से उस कंपनी को फायदा मिल रहा है और उसको फायदा दे रहा है मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जिसकी सेटिंग है उद्योगपतियों के साथ। एक अभी कहां विकास खत्री कहां गया? अभी विकास खत्री को मैं आगे बुलाता हूं। मैं आपको एक और चीज, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट से संबंधित है ना, तो उस पर आजा भाई, आजा फटाफट आजा। एक और आंकड़ा है उसके पास। वो आंकड़ा क्या है? क्योंकि मेरे पास पूरा आंकड़ा नहीं है। सुभाष चंद्रा का एक रोड है, उसने बनाया था, उसकी कंपनी ने। उसकी कंपनी के रोड का नाम है केएमपी। नाम तो सुना ही होगा। इस साइड से हो जा, गए भी होगे और केएमपी की हालत देखी भी होगी। बहुत बुरा हाल है, टूटा पड़ा है। उस पर आपने टैक्स भी दिया होगा खूब। अब उस केएमपी के बनने के घोटाले को समझना, तो सुभाष चंद्रा की कंपनी कौन सी है? जी न्यूज। तो जी न्यूज को भी बेनिफिट मिला है, वो उसके अखबारों को, पत्रिकाओं को भी मिला है, सुभाष चंद्रा को पर्सनली भी मिला है, और राज्यसभा में जगह भी मिली है, और उसकी कंपनी को लोन माफ भी हुआ है। कैसे हुआ? कितने का टेंडर छूटा, कितने पे माफी हुई, एक बार सुनियो फिर पता लगेगा। उसकी कंपनी का नाम है जी एसएल ग्रुप के नाम से हो। जी न्यूज तो उसकी एक सब्सिडरी है। वर्ल्ड सुना होगा, एसएल ग्रुप है। उसको टेंडर मिला था केएमपी का, जो दिल्ली का पूरा राउंड जो घूमता है, वो जो यूपी की तरफ वो केजीपी है, इधर है जो कुंडली मानेसर पलवल है। तो कुंडली मानेसर पलवल का उसको टेंडर मिला था, और उसमें जो उन्होंने लगभग 6,700 करोड़ का लोन लिया था सरकार से, वो काम पूरा करने के लिए। मंत्रालय से, बैंकों से। और वो टेंडर के बेस पे ही मिल जाता है उनको, सिर्फ उसको टेंडर मिला और उसी बेस पे उनको गारंटी पे वो उनको लोन मिल जाता है। उन्होंने काम किया और उस कंपनी ने लगभग 250 से 300 ठेकेदारों की पेमेंट भी नहीं दी, जिसमें ऐसे आदमी भी थे जो दिहाड़ी करने वाले थे, छोटे ठेकेदार थे, बहुत छोटे। उनकी लगभग 50 से 60 लाख पेमेंट उनकी बकाया थी, और जिसमें ज़्यादा कुछ लोगों ने तो फांसी भी खा ली। 250 से ज़्यादा मुकदमे उनके आज भी पेंडिंग है पेमेंट ना करने के। और उसमें से अभी उसका जो लोन माफ़ हुआ लगभग 6,000 करोड़ का, जो मोदी सर अभी गवर्नमेंट ने किया, उसमें से 6,000 लगभग 6,000 करोड़ का उसका लोन माफ हो चुका है। और वो जो अब जो टोल की एक्सटेंड भी तो दी होगी, और भी तो बढ़ाई भी तो होगी कीमत है। टेंडर जी की कीमत भी बढ़ाई थी जी उसकी, वो 2,000 करोड़ के करीब बढ़ाई थी मेरे ख्याल। हाँ, वो बढ़ाई थी, वो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, वो लिखा हुआ है। हो गया। और वो अभी टोल भी ले रहा है उससे रेगुलर। अच्छा, उस पर टोल का फ्रॉड चल रहा है। वो क्या था कि जब केएमपी पे किसी भी एंट्री पॉइंट से आप एंट्री करते हो तो फास्टैग स्कैन करता था गाड़ी को, उस पर आदमी बैठे होते थे। अब वो क्या करता है, जैसे 4 एंट्री गेट हैं तो उसमें से कभी तो 2 को बंद कर देते हैं, फास्टैग को, स्कैनिंग मशीन को ही बंद कर देते हैं, कभी 3 को बंद कर देते हैं, एक चलती रहती है उसमें से। तो जिसमें जो बंद है उसमें से आप चले गए और 10 किलोमीटर आगे आपने एग्जिट मार लिया केएमपी से, तो वो आपका जो टोल कटेगा वो पूरे केएमपी का टोल कटेगा। एंट्री पॉइंट पे स्कैन नहीं करते, वहाँ आदमी भी नहीं, आप सहायता भी नहीं ले सकते। एग्जिट पॉइंट पे हर एक पूरे उसका टोल कटता है। समझ में आई आपको टोल का गेम? नहीं आया? थोड़ा समझाता हूं। 6,700 करोड़ रुपए का लोन हुआ, बैंक से लिया। बैंक से लोन लेने का टेंडर जब छूटा, यानी टेंडर को ही सिक्योरिटी के तौर पे ले लिया, लोन हो गया, रोड बनने लगा, ठेकेदारों को आउटसोर्स कर दिया, ठेकेदारों ने अपने ट्रक अपना काम चालू कर दिया,
ठेकेदारों ने रोड बना दिया, ठेकेदारों की पेमेंट दी नहीं, और सरकार से और मंत्रालय से बैंकों से लोन माफ करा लिया। 6700 करोड़ का टेंडर कराने के बाद उसकी कीमत भी बढ़ाई। फिर अखबार महंगा पड़ गया, ज्यादा लंबा हो गया, लोहा महंगा हो गया, सीमेंट महंगा हो गया, बजरी महंगी होगी तो कीमत बढ़ा दो। बाद में और महंगी कीमत भी हुई, 6000 करोड़ माफ भी करा लिए और ठेकेदारों का भी नहीं दिया, और टोल भी ले लिया। ले तो लिया, पीछे पूरे भी कर लिए। इससे ऊपर की कहानी सुनो। मान लो 4 पॉइंट हैं, पहले पॉइंट पे एंटर किया, दूसरे पे उतरना था, दूसरे पे उतरने के पैसे लगेंगे मान लो 50 रुपए। तो पहले पे एंटर करोगे तो बताओगे यहां से चढ़ा था और यहां उतरा हूं, है ना। अगर मान लो आपके पास जहां से एंट्री है वहां का कोई हिसाब किताब आपके पास नहीं है, तो आपको पूरे राउंड के पैसे जो 400 कुछ रुपया लगता है वो देना पड़ेगा। हाँ, कैश लेंगे डबल, कैश भी डबल लेंगे, और वो भी तब जब आप अड़ोगे। अगर आप मतलब शराफत में रहोगे, भाई साहब देख लो, नो देख सारा देख, फिर नो करेंगे। अगर आप गुण मुण करोगे तो वो आपसे पूरा लूटेंगे। कमाल की बात यह है, जो रोड बनाया है वो डिजिट में बनाया है, और जो टोल दे रहे हो वो रुपए में दे रहे हो। ये 7000 गुना की ठगी हर टोल के 1 रुपए के साथ हो रही है आपके साथ। टोल पे दिया गया 1 रुपया असल में 10,000 रुपयों के नोट के बराबर है आपका। आपके वाला नोट नहीं है, आपके वाला रुपया है, क्योंकि आपने कमा रखा है और उन्होंने डिजिट बना रखी है। छोटा ठगी नहीं है ये इस देश की जनता की प्रत्येक व्यक्ति की कमाई को लूटने का खेल है। अगर बैंक वाला आपका मिनिमम बैलेंस ना रखने की वजह से 10 पैसे भी काट रहा है ना, वो भी 1000 रुपए के बराबर है, 1000 रुपए के नोट के बराबर। 11,000 करोड़ रुपया तो 6 महीने का कटा था, खाली एक बैंक SBI का, बाकी बैंक का कहानी था वो, पहले 6 महीने का। ये तो बहुत पुरानी बात है, 2015-16 की है, जब जन धन योजना आई थी। 6 महीने के 11,000 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस के नाम पे काट रखा था। यदि आज टोटल कैलकुलेशन करेंगे, कई लाख करोड़ रुपया सिर्फ मिनिमम बैलेंस के नाम का काट लिया है देश की जनता का। मतलब अब ये दुकानदार, आप मुझे ये बता दो, अब जी न्यूज ने या फिर सुभाष चंद्रा ने या SL कंपनी ने अगर कोई मान लो कंपनी कोई शोरूम खोल लिया हो, कोई कपड़ों का खोल लिया हो या कोई ऑनलाइन का खोल लिया हो, तो भाई वो तो डिस्काउंट दे सका 50%। दुकानदार भी दे सका है क्या? दुकानदार कभी नहीं दे सकता। इसलिए दुकानदार का खत्म होना तय है। अब दुकानदार को यह समझाना पड़ेगा, बेटा आजा नौकरी वाले के साथ, और नौकरी वाले को बताना पड़ेगा कि आजा दुकानदार के साथ। तीसरे नंबर पर आ गया किसान। ने पहले नंबर पर ले लेते, वैसे किसान को ले लेते हैं। किसान को कैसे खत्म करेंगे? ठीक, अब किसान समृद्ध कैसे था? पहले खेती उत्तम काम क्यों था? नौकरी निकृष्ट काम क्यों था? ये तो बता दिया। नौकरी वाला ही घटिया है, जब बता दिया। भाई मन ने तो अपना, मेरा बेटा है, मन ने तो उसका कह दिया, मगर बेटा को नौकरी का फार्म ना भर लिए। उसने NDA के फार्म भरे थे, क्वालिफाई कर दिए। हम तो रोज दुआ मांगा करते हैं, भगवान इसका SSB ना क्लियर हो, इसका ना हो, इसका ना हो। लेकिन जब हो जाए तो क्या करांगे? उनका पापा भर दूं क्या? मैंने कहा भर तो कोर्स दे, लेकिन करण नहीं दूंगा। इंजीनियरिंग का भी फार्म भरा, 93 परसेंटाइल आ गए। स्पोर्ट्स कोटे में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि अपने आप में माना हुआ कॉलेज है, स्कॉलरशिप के ऊपर स्पोर्ट्स कोटे में फ्री में एडमिशन हो गया, फ्री सीट पे। बोला पापा कर लो इंजीनियरिंग। मखा ना, कत्ती नहीं करनी। इंजीनियरिंग करके ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? देख भाई, मैं तने इंजीनियर नहीं बना सकता। कंपनी मेरी कोई इसी कंपनी नहीं जिसमें तने मैं इंजीनियर लगा लूं, और किसी और खातर मैंने तो पैदा नहीं करा, किसी और कंपनी की गुलामी के लिए मैंने तेरे को पैदा नहीं किया है।
तू यहां पर नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ, इसीलिए कोई ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़नी है जिससे नौकरी मिलती हो। हाँ, ऐसी पढ़ाई पढ़, समाज के लोगों से मिल, दोस्तों से मिल, अपने हम उम्र दोस्तों के साथ रहे, देख कि कैसे जिंदगी जी जाती है, कैसे कैसे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नौकरी के लिए नहीं पढ़ना। फार्म भी भरेगा, चाहे एनडीए में भी सिलेक्शन भी हो गया ना, तो एनडीए में भी सिर्फ इसलिए भेजूंगा कि एनडीए में 3 या 4 साल की जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है। तो ग्रेजुएशन भी होगी, आर्मी भी देख ली, अब 4 साल बाद जब नौकरी करने का टाइम आवे, उस टाइम पे अपना उल्टा बुलाऊंगा, चाहे फीस देकर देना पड़ो, मैंने नौकरी नहीं करवानी तेरे पे, और कुछ सीख ले। अब वो इसलिए बताया मैंने आपको। और भाई मैं तो ये उस खातर 19 साल का हो लिया, मैं तो ये लड़की देखनी शुरू करूंगा। मने चाहिए गांव की छोरी, मने चाहिए भाई कम पढ़ी लिखी हो, मने चाहिए इसे परिवार की छोरी उनसे नुकंदी में नौकरी ना कर दी। नौकरी करने वाली कति नहीं चाहिए। हमने लोगाई का नहीं खाना भाई, ठीक है, हम खुआ सका, हमने चाहिए जो परिवार ने संभाल कर रख सके। तो भाई हम तो पहला इनविटेशन देवा, मैट्रिमोनियल खोलना पड़ेगा, हमने अनवैक्सीनेटेड चाहिए, अनवैक्सीनेटेड कत्ती जमा, और कदे कॉलेज में ना गई हो तो और बढ़िया है। मतलब अगर बाहर शहर में रहने वाली तो कत्ती नहीं चाहिए। आपने कॉलेजा की हालत देख ली, तो मैं तो अपने छोरे का तरीफ देखने लगूंगा 19 साल का, तो अगले 2-4 साल में तो पाए जाओगे कोई ना कोई छोरी। जब कोई इसी 10 मतलब वो छोरा ग्रेजुएशन में है, तो किसी की 11वीं 12वीं में हो तो भाई आगे ना भेजियो, जो हमारा भेजनी हो तो हम तो ये भी रोका करने तैयार है जाकर ना पढ़ाते हो तो हम अपने हिसाब से सिखा लेंगे उसको कि अपना जीवन कैसे चलाना, उसके हिसाब से, ठीक है। तो भाई अब ये हो गया, एक यह कहानी होगी कि था दुकानदार हो गया, पता लग गया दुकानदार के ऊपर, किसान, हाँ सच्ची किसान था। अब किसान समृद्ध कैसे था? किसान का बीज पे खर्चा कितना होता था? 0। मशीन पे खर्चा 0, पानी पे खर्चा, बिजली पे खर्चा, मेहनत पे खर्चा, यानी कि जब हर जगह खर्चा 0 है तो खेत में उसका कुछ भी पैदा हो जाए, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है कि नहीं? यानी किसान एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो दाता है, अन्नदाता, क्योंकि उसके पास जो है वो ऐसा है। अब किसान को बर्बाद करने का तरीका यह है कि उसकी फसल के उगने में खर्चा कर दो ज्यादा और आमदनी घटा दो, बात खत्म। जिस टाइम पर वो बीज ले रहा है तब तो उस टाइम पर तो रुपये की कीमत आ जाए 76 रुपये, $1 76 रुपए के बराबर, और जब उसकी फसल आ जाए फिर रुपया हो जाए 88 रुपए के बराबर, फिर डॉलर हो जाए 88 के बराबर। मतलब जिस टाइम पे वो खर्च कर रहा है तब तो उसकी रुपए की कीमत ज्यादा इस बाजार में भी, और जब वो आमदनी हो रही है, उसकी फसल बिकने का टाइम हो, जब उसके रुपए की कीमत कम। मतलब चारों तरफ से मारा जा रहा है। बीज किसान के पास नहीं, पानी किसान के पास नहीं, मेहनत करने वाला किसान के पास नहीं, उसका बच्चा उसके पास नहीं, जमीन बचाने वाला कोई नहीं, सरकारों की नजर उसके ऊपर, उद्योगपतियों की नजर उसके ऊपर, सारी जमीन बैंकों के पास नीलाम पड़ी है, उसका खर्चे का काम चल नहीं रहा है, किसी के पास अपने बैंकों का कर्जा देने के लिए पैसा नहीं है। तो गांव में किसान की, प्रत्येक किसान की जमीन बैंकों के पास गिरवी पड़ी है, जिसको चुकता करने का उसके पास कोई पैसा नहीं है। अब हर किसान अपनी जमीन देने के लिए, बेचने के लिए या एक्वायर कराने के लिए या किसी भी तरह नीलाम होने से बचाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं है, और एग्रीकल्चर फाइनेंस अडानी को दिया जा चुका है। किसान की मरोड़ जल्दी ही निकलने वाली है। और अब किसान जो लड़ पाया, जो 13 महीने तक बॉर्डर पे बैठ करके लड़ पाया, उसका सिर्फ एक कारण था कि किसान ने कोई कागज नहीं बनवाया हुआ था।
उसकी फैमिली आईडी नहीं थी, उसने अपना ब्यौरा किसी को नहीं दिया था, उसने एक सरकार से मंत्रालय से भीख नहीं ली थी, लेकिन 500 रुपए किले की भीख और उसकी फैमिली आईडी अब मंत्रालय के पास हर किसान के बारे में जानकारी है। यानी अगर मैं किसान हूं और मैं सरकार के खिलाफ अगर आवाज बुलंद करता हूं, मंत्रालय के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, पीएमओ के खिलाफ, या इनके पास अगर तंत्र के खिलाफ, तंत्र बोल देंगे ना, अगर सिस्टम के खिलाफ अगर मैं आवाज बुलंद करता हूं तो 1 मिनट में कागज निकाल के लाएंगे, अच्छा अपनी आमदनी 4 लाख बतावे था, तेरे घर में तो यो जुगाड़ रहा, तेरी आमदनी कम से कम 10 लाख है, झूठे करता है, ईडी आ जाएगी, घर सीआईडी आ जाएगी, जांच होने लग जाएगी, गांव में पुलिस वाले आ जाओ, वैसे ही बदनाम हो जाए आदमी, अखबार में मीडिया में आ जाओ, भाई साहब बेशक कुछ भी आ जाओ, एक बार टेलीविजन में चल जाओ कि देवेंद्र बल्हारा करोड़ों का मालिक, और पीछे क्वेश्चन मार्क कोई नहीं देखता। असल में तो मीडिया कह रही है कि क्या देवेंद्र बल्हारा करोड़ों का मालिक है, लेकिन पब्लिक सोच रही है कि ये तो करोड़ों का मालिक है। हाँ, या मान लो कोई आरोप लग जाए, आरोप लग जाए, जैसे बलात्कारी झूठी पार्टी का एक नेता है, वो बलात्कारी झूठी पार्टी थी कि वह भारतीय जनता पार्टी थी, उसका एक नेता का भाई है और कल उसके ऊपर रेप केस लग गया, ठीक है, हो सकता है वो झूठा हो क्योंकि केस 2019 का बताया जा रहा है, हो सकता है सच्चा हो, लेकिन भाई आ तो गया पब्लिक में, है मतलब आरोप लग गया, अब सफाई देते रहो, इब क्या है, दाग तो लग गया। तो ये लोग क्या करते हैं, बस दाग लगा देंगे आपके ऊपर। आपको इस तंत्र को समझना बड़ा जरूरी होगा। तो कोई किसान सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ पाएगा, कोई बोल नहीं पाएगा अगर उसके कागज बने हुए हैं तो किसान का बेटा विदेश जाने की जिद कर रहा है, 1 किला बेच के मुझे अमेरिका भेज दे, इस बात पर अड़ा पड़ा है, हैं? 1 किला बेच के तो बच्चा बाहर जावे, फिर अगला किला बिक के न उसकी डेड बॉडी आवे, है कि नहीं? कितनी जगह पे हो लिया ऑलरेडी। पूरा पंजाब खाली हो चुका है। मैं गांव में गया, पंजाब के गांव में जब पंजाब का चुनाव था उन दिनों में हम लोग सर्वे के लिए जाया करते, प्रैक्टिकल करने के लिए। इतने शानदार गांव, इतनी बढ़िया बढ़िया मकान बना रखे हैं, और मकाना में कौन रहने लग रहा, जो किसी टाइम पे भैया आया था उड़े वो, अरे इब तो जूत होने डीएनए बदल गया, इब तो बिहारी ओड़ा कोर लगान लाग के नाम के आगे, सिंह लान लाग के, चमन लाल था चमन सिंह लाग गया लिखन, और पकड़ी लाग गया पारण। पूरे पंजाब का डीएनए खराब करने को तैयारी। यू हरियाणा का नंबर आ जाएगा, फिर आगे आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हम बिहार के खिलाफ नहीं बोल रहे भैया, हमारे वाले भी वहां जाकर अपना करने लग रहे, जो नौकरी करने वाला नौकर है वो भी कर रहा, लेकिन रोजगार के लिए अपनी जगह छोड़ना कितना जायज है? अगर हमारे बच्चों को नौकरी के लिए या रोजगार के लिए विदेश जाना पड़ रहा है, तो हमारी जगह लेने के लिए भी तो किसी ना किसी को आना पड़ेगा। तो अपने को यह भी आवाज उठानी पड़ेगी कि जितने टोल टैक्स हैं, जितने पार्किंग लॉट हैं, जितने प्राइवेट संस्थाओं में नौकरी करने वाले हैं, किसी भी बाहर के व्यक्ति को नौकरी नहीं करने देंगे हम यहां पर। बात खत्म। क्यों नहीं करने देंगे? कारण क्या है इसका? क्योंकि यदि मेरे यहां पर मेरे हरियाणा के आदमी का खर्चा महीने का 20,000 रुपया है, और यहां मंत्रालय में बैठे लोग, सिस्टम में बैठे लोगों से 20,000 रुपए की आमदनी का जुगाड़ नहीं हो रहा है, तो वो किसी ऐसी जगह से गरीब आदमी का शोषण करके उसको विस्थापित करके यहां पटक देते हैं। उसके पटकने से उसकी